नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के एक अहम मुद्दे की। झारखंड की राजनीति में बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। शनिवार को पुलिस ने रांची के एक होटल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। आरोप है कि ये तीनों शख्स राज्य सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दावा किया गया है कि बीजेपी झारखंड में राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने रांची के एक होटल से अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को गिरफ्तार किया था। इसमें भी 2 शख्स तो सरकारी कर्मचारी हैं, वहीं तीसरा एक शराब कारोबारी है। पुलिस को होटल में इन तीनों के पास से भारी मात्रा में कैश मिला है। अब ये कितना कैश है, पुलिस ने अभी ये साफ नहीं किया है। इस घटना के सामने आते ही जेएमएम ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उनकी तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर वार किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये सारी साजिश बीजेपी ने रची है। वे कहते हैं कि बीजेपी ने साजिश के तहत सरकार को गिराने की कोशिश की है। बीजेपी यहां पर भी कर्नाटक और एमपी का फॉर्मूला लागू करना चाहती है। तो झारखंड में पिछले कुछ दिनों में पुलिस द्वारा कई बार छापेमारी की गई है। रांची, धनबाद और बोकारो में कई व्यवसायियों के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने दलील दी है कि राज्य में कई जगह पर हवाला कारोबार सक्रिय है, लेकिन इस कार्रवाई की वजह से व्यवसायियों के मन में डर है और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं अब हम आपको सुना देते हैं कि जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने क्या कुछ कहा है। रांची के होटल से 3 और लोगों की गिरफ्तारी के जो मामले हैं वो अब इस समय जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुनाते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रतिक्रिया। बहुत दिनों की चाहत भारतीय जनता पार्टी की थी कि ये इन प्रकार आपका कर्नाटका मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल के बाद पहले तो राजस्थान में उनकी भद्द पिट गई और उसके बाद उनका अगला जो निशाना था वो झारखंड ही था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे सीनियर विधायक हैं, इस राज्य के मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका एक बयान आ जाए कि हम लोग यदि विधायकों को खरीदने के लिए आएंगे तो पकड़े थोड़ी जाएंगे, कोई हमें पकड़ थोड़ी पाएगा। इसका मतलब कितने पारंगत है लोग, किस तरह से लोगों की ट्रेनिंग हुई है कि जहां जाते हैं वहां पकड़े नहीं जाते। ये उनका ही स्वीकारोक्ति और साथ साथ जो अभी तक प्रारंभिक बातें, क्योंकि अभी तो पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस ही बेहतर बता पाएगी कि जो गिरफ्त में आए लोग हैं उन लोगों का मंशा क्या था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ना झारखंड की जनता बिकाऊ है, ना लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
आरजेडी और हमारे सहयोगी अन्य विधायक वो भी बिकाऊ नहीं। इसलिए ये राज्य सरकार 5 साल का टिकाऊ सरकार, इस स्थिर सरकार को अस्थिर करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। हम लोगों को पहले से ही कुछ अंदाजा था, लोगों को लगने लगा था कि इस प्रकार से विधायकों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए कोई साजिश की जा सकती है, क्योंकि इसका खुलासा दुमका चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो अभी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि दुमका और बेरमो उपचुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। हमारे पास पूरी तैयारी कर ली है हम लोगों ने। उस वक्त भी आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा दुमका नगर थाने में एक प्राथमिक दर्ज की गई थी। उसके बाद अभी मधुपुर उपचुनाव के समय भी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोड्डा से, निशिकांत दुबे जी ने भी इस बात को कहा था कि मधुपुर उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाबूलाल जी बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये बातें लोगों के जेहन में आती कैसे? प्रश्न यहां पर कि जब एक चुनी हुई सरकार है उसको अपदस्थ करने के लिए ये क्यों बेकार की कोशिश करते हैं? और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के मसले पर आज हम बात कर रहे हैं। यहां बड़ा आरोप जेएमएम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। जेएमएम का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी झारखंड में लगातार कर रही है। चलिए इस खबर पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से आपका हम परिचय यहाँ पर करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह जी भी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए खेमचंद जी, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। अभी आपने तमाम जो है प्रतिक्रिया सुनी होगी सुप्रियो भट्टाचार्य की, जो कि जेएमएम से हैं। वो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि लगातार कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जो उन्होंने कर्नाटक में किया, वही सब झारखंड में दोहराने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से। देखिए, पिछले 2-2.5 साल में झारखंड में पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है और आप देखेंगे कि जो झारखंड में जो सरकार चले वो बेलवेल सरकार है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बहुत सारे जो दल हैं वो इकट्ठे हो गए और कांग्रेस और जेएमएम इकट्ठे होकर वहाँ पे सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो सरकार का लक्ष्य है वो लूटपाट है, करप्शन है, कमीशन खोरी है और वहाँ पे जो धर्म परिवर्तन का जो चाहे गंदा नाच चल रहा है उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता के वोटों से कोई लेना देना नहीं, जनता के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। और पिछली महामारी में हमने देखा पूरी तरीके से वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चरमरा गया था, सेक्ट हो गया था। भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार को गिराने से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, विपक्ष के नाते लोगों के बीच में जा रही है, लोगों से मुद्दे उठा रही है और जो सरकार ने पूरी तरीके से वहाँ पे जनरल राज फैलाया हुआ है उसको रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए अपना जो स्ट्रगल है, अपना जो प्रयास है उसको जारी कर रही है। अभी झारखंड में 2 उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनावों में इनको पता है कि जेएमएम और कांग्रेस की भारी हार होने वाली है, इनको मुंह की खाने वाली है। इसी वजह से अपना मुंह बचाने के लिए ये हम भारतीय जनता पार्टी का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहती है।
जबकि इनकी सरकार खुद से गिर जाएगी, क्योंकि उस सरकार से लोग हैं और लोगों की जो नाराजगी है, इनके एमएलए को झेलनी पड़ रही है, इनके सहयोगी एमएलए को झेलनी पड़ रही है, और जो अच्छे एमएलए हैं पूरी तरीके से इनकी सरकार में या इनके गठबंधन में दबा दिए गए हैं। उनको जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको करने नहीं दिया जा रहा, वो परेशान है, जनता का उनके ऊपर दबाव है और खुद से ये सरकार जल्दी गिर जाएगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये अपनी, क्योंकि सरकार को गिरने की इनकी आहट इनको पता चल गई है, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देते हैं, कल को सरकार गिरती भी है तो हम बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिराने से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करती है, वो हम करते रहेंगे और इनके जो गलत काम है उनको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, एक्सपोज करेंगे, जनता के बीच में जाके जनता को साथ में लेके हम लड़ाई लड़ेंगे और अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हम उसमें सहयोग भी देंगे। और हम सभी जानते हैं इन्होंने खुद से दूसरे दलों के एमएलए को खरीद फरोख्त करके पैसा देके लालच देके अपने यहाँ पे मिलाया है, ऐसा किया है, तो अब ये हम पे आरोप लगाते हैं तो वो सही नहीं है। बताइए कुंवर सिंह जी, किस आधार पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है आज सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से? जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या अब उनसे पूछताछ में ये बात खुलकर सामने आ गई है कि उन्हें पैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही पहुंचाए गए थे? अभी तो पूछताछ चल रही है, अभी तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पहले इतना बड़ा आरोप। देखिए बहन जी, मेरा ये मानना है कि पूर्वजों से सीख लेना चाहिए, इतिहास से सीख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार में नहीं रहती है वो पूरी तरह से सरकार बनाने में बेचैन रहती है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, हमारे साथी शर्मा साहब कह रहे थे कि हमारा सरकार गिराने से कोई लेना देना नहीं होता। शिवराज सिंह जी ने एक मीटिंग में स्वयं ये बात कही कि किस तरह से हमने सरकार बनाई विधायकों को खरीद कर, और उनको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है, और दुनिया के सामने ये बात आ गई। कैलाश विजयवर्गीय जी ने मध्य प्रदेश में कहा हमारे आका कहेंगे उस दिन हम सरकार गिरा देंगे। झारखंड में वरिष्ठ सांसद है निशिकांत दुबे साहब, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा दुमका चुनाव उपचुनाव के बाद हम सरकार गिरा देंगे। वहां के भाजपा के अध्यक्ष ने कहा हम सरकार गिरा देंगे। कर्नाटक में दुनिया ने देखा, इन्होंने राजस्थान में कोशिश करी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार में नहीं रहती है तो चाहे वो लोकतंत्र की हत्या करके बने, चाहे वो पैसा देकर बने, चाहे जो करना पड़े, सरकार बनाने का लक्ष्य होता है। साथी शर्मा साहब ने एक बात नहीं कही, मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा, इनकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा हम कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। इसके करते करते ये खुद कांग्रेस युक्त हो गए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद जी, आपका पूरा जवाब हम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है, आप ये बात कह रहे हैं, आपका पूरा जवाब लेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहां से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सरकार को गिराने की साजिश इन 4 के द्वारा रची जा रही थी। कई सत्तापक्ष के विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर भी आरोप यहां पर लग रहे हैं। इसी मसले पर चर्चा के लिए दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए कुंवर सिंह जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी खुद ही कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ये उदाहरण मैंने बताया, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका खानदान रहा है गद्दारी का। अंग्रेजों से लड़ाई देश के लोग लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, और वहां इनके पूर्वज जूता चप्पल झाड़ रहे थे। आप असम में देख लीजिए, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और बिना उनके ये मुख्यमंत्री बना दिए। तो उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद ले लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जीवी लोग हैं, बिना सरकार के इनके पेट में दर्द रहता है, और ये बात तय है। आपने देखा, दुनिया ने देखा किस तरह से देश की सरकार ने निजता भंग करने के लिए फोन टैपिंग कराया। अब जब पकड़े गए भाई, तो आप जांच कराइए ना। यदि आपके दिल में ये है कि मैंने नहीं किया, जनता का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, अभी फोन टैपिंग के मसले को अलग रखते हैं सर। अभी फोन टैपिंग के मसले पर कभी और हम चर्चा कर लेंगे। अभी हम झारखंड पर रह लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बताइए खेमचंद शर्मा जी, अभी भी ये जानकारी मिल रही है सर कि सत्ता पक्ष के विधायकों की खरीद फरोख्त की पूरी प्लानिंग थी। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे कई बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आई है। देखिए, फर्क लगभग 20 विधायकों का है। हमारे पास
30 के आसपास विधायक हैं और कांग्रेस गठबंधन के पास 50 के आसपास विधायक हैं और 2 में उपचुनाव होने वाला है। अब हम कितने लोगों को खरीदेंगे, कैसे हम सरकार गिरा देंगे? जब तक खुद कांग्रेस के विधायक या जेएमएम के विधायक विरोध नहीं करते, विद्रोह नहीं करते, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इनको पता है कि इस समय जमीनी हालत यह है कि जनता इनके खिलाफ है और एमएलए को ये पता है कि अगर उनको दोबारा जनता के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, तो इनका साथ छोड़ना पड़ेगा, गठबंधन से दूरी बनानी पड़ेगी, सरकार से दूरी बनानी पड़ेगी। इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का उसमें लेना देना नहीं। मैं दूसरा अपने भाई से अनुरोध करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, आप किसी परिवार को गाली ना दें। उस परिवार ने आपकी सेवा करी है और ज्योतिराज सिंधिया जी के पिताजी ने, माधवराव सिंधिया जी ने ताउम्र कांग्रेस की सेवा करी है और वो बड़े नेता रहे हैं और सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। अब आप उनको गद्दार कह रहे हो। अरे भाई, गद्दार थे तो क्यों उनको मंत्री बनाया, क्यों पार्टी में रखा, क्यों मान सम्मान दिया, क्यों अपने साथ रखा, क्यों उनकी वजह से आपने सत्ता का उपयोग किया? इससे पता चलता है आप लोगों की सोच क्या है, किस तरीके की डायरेक्शन आपको मिल रही है, किस तरीके की संस्कृति से कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही है। जब तक आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वो गद्दार है, नहीं तो बेकार है, नहीं तो बकवास है। ऐसे ही आप जितिन जी के बारे में कह रहे हो। जितिन जी के परिवार ने भी कांग्रेस के लिए मेहनत की है, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार, लाखों लोगों ने कांग्रेस को बनाया, लाखों लोगों ने उसमें समय दिया। अब रही बात, राजस्थान की बात करते हो, मध्य प्रदेश की बात करते हो, कर्नाटक की बात करते हो। कर्नाटक में आप खुद अपने कर्मों की वजह से आपने सरकार गिरवाई, वैसा ही मध्य प्रदेश में हुआ है। विधायकों ने इस्तीफा दिया, पुनः उन्होंने चुनाव लड़ा, पुनः जीत के आए। अगर आप सही से सत्ता चला रहे होते, आप सही से काम कर रहे होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। राजस्थान में आपके यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल आपके नेताओं में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे क्या लेना देना है? सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा के अभी साइड में किसने किया हुआ है? वहाँ पे चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? किसको सीएम बनाया हुआ? नेतृत्व में चुनाव सचिन पायलट के में लड़ा गया था। वो अध्यक्ष थे, युवा थे, मेहनत की, लेकिन उनको किनारे करके अपना जो दरबारी है गांधी परिवार के, उनको आपने सीएम बना दिया। आप खुद की गलतियों की वजह से हर जगह फंसे हो। क्या भारतीय जनता पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन साहब के बीच में झगड़ा करवाया हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि आप पड़बोले सिद्धू जी को आप अध्यक्ष बनाइए और कैप्टन साहब जो एक डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, आप उनकी बदनाम करिए, आप उनकी बेइज्जती कराइए, आप उनको लताड़िए? क्या हमने कहा है आपको? हर जगह, हर प्रदेश में आपके सिर पे टुगल हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो दरबारी हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, जो दरबारी नहीं है उनको। क्यों लगते हैं? अभी ये झारखंड की बात सामने निकल कर आई है, इससे पहले महाराष्ट्र को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि महाराष्ट्र में भी आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो है सर, आग क्यों लग रही है? कहीं ना कहीं से तो चिंगारी उठ ही रही है, तब जाकर ये आग लग रही है। हर बार आप पर यही आरोप क्यों लग जाता है आकर? आग इसलिए ये आरोप इसलिए लग रहे हैं जो सामने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की वजह से इकट्ठे होते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में मैंडेट किसको मिला? महाराष्ट्र में मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिला। लेकिन सत्ता का लालच इन लोगों को शिवसेना के पास ले आया। जिस शिवसेना से ये इतनी इस तरीके की इनकी दुश्मनी थी, आप कह सकते नॉर्थ और साउथ का इनका एंगल था, बिल्कुल डिफरेंट एंगल था। आप उनके साथ मिल जाते हैं, आप शिवसेना के मुख्यमंत्री को 5 साल के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरी, तीसरे, चौथे कैटेगरी के दल तीनों साथ से मिलकर सरकार बनाते हैं और वो बेमेल सरकार है। वहां पे कोई किसी की आइडियोलॉजी नहीं है। आज शिवसेना सत्ता की वजह से जो कभी भी ईद की बधाई नहीं देती थी, आज उनके पोस्टर्स लगते हैं, आज वो सेकुलर हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा? वो सरकार तो गिरनी है, ऑलरेडी 1-2 साल वो चल रही, अब वो तो गिरनी है। बेमेल गठबंधन तो आगे चलने वाला है। कौन सा पंडित आपने बिठा रखा है सर जो आपको बता देता है कि इस राज्य में सरकार गिरनी है और आप उसकी कवायद में भी जुट जाते हैं? देखिए, सरकार वहां पे जरूर गिरनी है जहाँ पे, हमने तो ऐसा तो बोला नहीं कि छत्तीसगढ़ में सरकार गिरनी है। जहाँ पे बेमेल गठबंधन है, आपने कहा कि ईद कहाँ का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। अरे आप वो जो ऐसा कुनवा जोड़ोगे उसमें कोई मेल ही नहीं होगा, सिर्फ सत्ता सुख के लिए आप इकट्ठे होंगे। तो आपके जो पर्सनल, आपका जो लालच है, पर्सनल आपके एजेंडा है, वो तो सामने आएंगे। जब पर्सनल लालच और पर्सनल एजेंडा सामने आता है तो प्रॉब्लम होंगे भी। कांग्रेस वहां पे क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? कांग्रेस एनसीपी को गाली दे रही है, एनसीपी कांग्रेस को गाली दे रही है, शिवसेना कांग्रेस को गाली दे रही है, कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को गाली दे, एक दूसरे को वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, एनसीपी जाके और शिवसेना से मिल रही है, शिवसेना कह रही है हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। क्या वहां पे तीनों दल किस तरीके से राग अलाप रहे हैं? तो इससे पता चलता है सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सत्ता का
सुख भोगने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं, प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की, सबसे बुरी हालत आप देखेंगे झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड में जेएमएम की सरकार इतनी ज्यादा निष्क्रिय थी, सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी में लगी हुई थी कि वहां पे लोग मरते रहे, लोगों में बीमारी फैलती रही, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, किसी को भी घर में सपोर्ट नहीं दी गई जो होम आइसोलेटेड थे। हॉस्पिटल्स का बुरा हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2-2.5 साल में कुछ भी इम्प्रूवमेंट जेएमएम ने या इनकी जो गठबंधन की सरकार है वहां पे किया नहीं। लालू जी बैठे हुए थे वहां पे रांची में, वो भी ऐसा कर रहे थे, वो भी कमीशनखोरी बढ़ा रहे थे, वो भी अपने जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो इनको सिखा रहे थे, गुरु मंत्र दे रहे थे, भाई कैसे कैसे कमीशनखोरी करनी है, कैसे कैसे घोटाले करने हैं। ये जाते थे उनसे मिलने, उनसे सीख के आते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे ग्राउंड पे। ठीक है, बताइए कुंवर सिंह जी, बड़ी बात कह गए हैं यहाँ पर शर्मा जी। वो कह रहे हैं हमने कब कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार गिर जाएगी, वो सरकार गिरने की बात वहीं पर कहते हैं जहां पर बेमेल गठबंधन हो रखा है। जरा पूरी बात हमारी सुनवा दीजिए शर्मा जी को। बिल्कुल सर, बोलिए। इन्होंने कहा हम सरकार नहीं गिराना चाहते हैं, तो निशिकांत द्विवेदी जी ने ये क्यों कहा कि दुमका उपचुनाव के बाद हम सरकार गिरा देंगे। इन्होंने कहा महाराष्ट्र में गड़बड़ है, मध्य प्रदेश में गड़बड़ हुआ, उत्तराखंड में बहुत अच्छा है क्या 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए आपने, क्यों? ये तो देखिए आपके पार्टी में तानाशाह चलता है, जो चाबुक चल गया वो मानना पड़ेगा। इसलिए आपने 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए? इतने बड़े जनता के हितैषी थे, इतने बड़े जनता की मांगों को आप पूरा कर रहे थे, तो काहे बदले? कर्नाटक में येदियुरप्पा को क्यों हटा रहे हैं, इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं? आप जब हटाइएगा तो कहेगा ही कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, काम नहीं कर सकता हूं, तो बनाया क्यों था? दूसरी बात इन्होंने कहा झारखंड में सरकार काम नहीं कर रही है। याद कर लीजिए शर्मा जी, देश में जब मजदूर कोरोना महामारी में मर रहा था, पैदल चल रहा था, तब हमारे मुख्यमंत्री ने हवाई जहाज से मजदूरों को बुलाया था। ये आपकी केंद्र की सरकार नहीं है, जिसको पता ही नहीं है। और आपने लालू जी पर कहा कमीशन खा रहे थे, ये कमीशन का ही तो मतलब है जो राफेल पर फ्रांस पर उधम मचा हुआ है। ये कमीशन ही तो है जो ब्राजील ने कोवैक्सीन के 10 लाख मिलियन डॉलर के ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। ये कमीशन का ही तो खेल है जो अयोध्या में राम जन्मभूमि को मंदिर बनाने में कमीशन खा रहे हैं। ये लालू जी का ही तो कमीशन है जो पीएम केयर फंड। और आप याद कर लीजिए शर्मा जी, दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने से पहले एक बात याद कर लिया करिए कि जिसके खुद के घर शीशे के बने हो, दूसरे के घर में पत्थर मत फेंका करिए। आप भ्रष्टाचार में आपको याद हो ना हो, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, बंगारू लक्ष्मण आपके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने घूस लेते हुए 3 लाख रुपया दुनिया में वीडियो वायरल हुआ और इस्तीफा देना पड़ा था। आपके ही सांसद एक थे दिलीप सिंह जूदेव, उन्होंने कहा था पैसा कम नहीं, भगवान से कम तो नहीं पर भगवान भी नहीं। तो याद रखिए, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा और आपकी जो सरकार बनाने की सरकार जीवी आदत है। और एक चीज याद रखिए, जब आप सरकार बनाने में असफल होते हैं तो आप पिंजरे का तोता खोल देते हैं। सीबीआई, ईडी, रा और ये भी ध्यान रखिए, जब तक आप इनका इस्तेमाल करेंगे, मैं तो उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे सीबीआई के अधिकारी हो, चाहे ईडी के अधिकारी हो, आप लोकतंत्र में जनता के पैसे से वेतन पा रहे हैं। इसलिए आप ईमानदारी से काम करिए। सरकार आती जाती रहती है, सरकार पर ठिकाना नहीं है, लेकिन याद रखिए आप सरकारों पर दबाव बनाने के लिए ना जाने किसके बाथरूम में झांकते रहते हैं, फोन टैपिंग कराते हैं। साथी ने कहा हमने विकास नहीं किया। झारखंड की एकलौती सरकार है जिसने ये ऑर्डर निकाला है कि जो झारखंड के स्कूलों में पढ़ेगा उसको हम नौकरी देंगे। ये वहां के लोगों के लिए झारखंड की सरकार ने सूबे का कितना विकास किया है, इसी सवाल से हम लौटेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए कुंवर सिंह जी, आप बता रहे थे झारखंड में क्या कुछ विकास गठबंधन की सरकार ने किए हैं, दे दीजिए जानकारी। शर्मा जी के पास फिर जाएंगे इसी का जवाब लेने। बस मैं यही कहना चाहता हूं
कि झारखंड में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार आई है, वहाँ पे हर गरीब को दाना, हर गरीब को खाना, वहाँ पर भ्रष्टाचार कोयला के खदानों में होता था, हमारी सरकार ने रोका। वहाँ के लड़कों को पढ़ने की सुविधा हमने दी, वहाँ के मजदूरों को हमने इस व्यवस्था बनाई। आपने क्या किया? आपने तो एक झटके में सदन में कह दिया कि देश में कोई व्यक्ति ऑक्सीजन से नहीं मरा। आपने तो एक झटके में कह दिया कि हमारे मजदूरों का आंकड़ा नहीं है। आप तो डॉक्टरों तक का आंकड़ा नहीं रख पाए हैं। आप क्या कहेंगे? आपका काम सिर्फ एक है, सरकार कैसे बने, चुनाव कैसे लड़े, चाहे खरीद फरोख्त कैसे हो, लोकतंत्र की हत्या तो आपने देखा होगा ना, किस तरह दैनिक भास्कर पेपर पे आपने छापा डलवाया। मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो अडानी अंबानी के यहाँ आईडी का छापा डलवा दीजिए, पर नहीं कराएंगे। अपने बॉस के यहाँ कैसे करा देंगे, पर यदि हिम्मत है तो करा के दिखा दीजिए। एक छोटा सा सवाल है सर, कुंवर सिंह जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। आप मुझे ये बताइए कि झारखंड में सब कुछ ठीक चल रहा है सर, झारखंड में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सारे विधायक एकजुट हैं, सब कुछ ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल नहीं होता तो ये पकड़े जाते, अगर कुछ गड़बड़ होता तो वो पैसे में नहीं लेना देना करने लगते। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कुंवर सिंह जी। आप कह रहे थे कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती हैं। यहां तक कि कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि बीच में ऐसा हुआ था कि झारखंड के 4 विधायक नाराज होकर एक होटल में चले गए थे, वहां मैं खुद गया था उन्हें मनाने के लिए और मेरे साथ सीएम भी चले थे। जब वो ये बात कह रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ ऑल इज वेल हो? तंत्र की सरकार होगी तो नाराज होंगे, अपने आपस में बीच में बैठ के कमरे में बात करेंगे, बात तो सुलझाया जाएगा। लेकिन जहां तानाशाह होगा वहां ये बात थोड़ी होती है। हमारे पार्टी में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है और सब लोकतंत्र पे आस्था रखते हैं। जिसको अविश्वास है, कोई नाराज है, तो वो दुनिया के सामने कहने के बजाय अंदर भी कह सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अविश्वास हो जाए और किसी के मजाल है, 12 कैबिनेट मंत्रियों को एक ही झटके में मोदी जी ने फुर्र कर दिया, किसी के हिम्मत है बोल देने की? ये तो लोकतंत्र, जिसमें लोकतंत्र जिस पार्टी में होगा, जो लोकतंत्र पे आस्था रखेगा, वही ये संभव है। हुए नाराज, कमलनाथ जी ने मना लिया। अब जाहिर सी बात है 19-20 होता रहता है। जब सरकार, यही मैं पूछ रही थी कि सब कुछ ऑल इज वेल है, तब आपने कहा हाँ सब कुछ ऑल इज वेल है। जब मेरा सवाल आ गया तो आपने कहा कि थोड़े मनमुटाव चलते रहते हैं। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं सर उनसे। एक लाइन का शब्द कहना चाहता हूँ जी। जब बर्तन की भीड़ होता है तो छन्न फन्न की आवाज होती है, लेकिन ऑल इज वेल। ठीक है, बताइए शर्मा जी। जब का लोकतंत्र है कांग्रेस में, पिछले लगभग 24-25 साल से एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष बने बैठे हैं। उन्हीं की एक बेटी महामंत्री है, उन्हीं का एक व्यक्ति है वो पूर्व अध्यक्ष है। गजब का लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में एक परिवार से बाहर का ना इनको महामंत्री मिलता है, ना ही पार्टी का उपाध्यक्ष मिलता है, ना ही पार्टी का अध्यक्ष मिलता है। वो एक्सक्लूसिवली एक परिवार को दिया हुआ है। इसको पारिवारिक लोकतंत्र कहते हैं। कांग्रेस जब लोकतंत्र की बात करती है तो हमें डबल कोर्ट में ये डिफाइन कर देना चाहिए, एक परिवार का लोकतंत्र, ये कांग्रेस का मतलब है। गजब का लोकतंत्र, और ये इन्हीं को ही मुबारक हो। ऐसा लोकतंत्र ना हमारे देश को चाहिए, ना ही हमारी पार्टी को चाहिए। हमारी पार्टी में शुद्ध रूप से लोकतंत्र है। हर बार हमारी पार्टी में इंटरनल चुनाव होता है। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ही अध्यक्ष रहूंगा या मैं ही फलाना पदाधिकारी रहूंगा। हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, किसी भी पोजीशन पे जा सकता है। इसको लोकतंत्र कहते हैं। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो हमेशा से अपने सहयोगियों के बीच में थोड़ा भौंकती आई है और सिर्फ सत्ता के लिए ये गठबंधन करते हैं। झारखंड का बहुत बुरा हाल है। मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव में, वहां पे मैं IT और सोशल मीडिया का प्रमुख था, मैं लगभग 2-2.5 हजार किलोमीटर झारखंड में गया। उस समय डबल इंजन की सरकार से लोग खुश थे, लेकिन आज जो जब से इनकी सरकार बनी है बहुत बुरा हाल है। नहीं तो जब सर अभी आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार से खुश थे, तो फिर आपकी विदाई क्यों हो गई? देखिए, विदाई होना ऐसा नहीं होता कि विदाई ना होना। इसमें हम देखेंगे तो लोकसभा में हमारे 12 सांसद वहां पे जीते और उसके बाद 5-6 महीने के बाद कई कारण होते हैं जब विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं और हमारी कुछ गलतियां थी, उसी की वजह से हमने कुछ अपने विधायकों को खोया या विधायकों की जो सीटें हम लूज करे।
और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जेएमएम जो आदिवासियों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, वो आदिवासी तो अपनी झोपड़ी में ही है, वो हर चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये महल में बैठे हुए हैं, इनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, ये खुद विदेशों में। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अन्न की बात करते हैं, खाने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, खाना अन्न तो मोदी जी केंद्र से हर प्रदेश को दे रहे हैं। कोई भी प्रदेश एक चवन्नी अपनी जेब से खर्चा नहीं कर रहा है। फ्री वैक्सीन टू ऑल, फ्री फूड टू ऑल, ये केंद्र सरकार से आ रहा है। पिछले साल भी 9 महीने दिया गया, इस साल भी दीपावली तक दिया जा रहा है, ताकि कोई भी हमारा गरीब भाई बहन भूखा ना सोए। झूठ ना बोलें कि झारखंड की सरकार अन्न दे रही है, हर व्यक्ति को खाना दे रही है, भोजन दे रही है। आप मेरे को बताएं कौन सी योजना है जिसके तहत आप झारखंड में गरीब लोगों को अन्न दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं? कुछ भी योजना आपकी नहीं है। रही बात, लाखों लोग वहां पे, लाखों वहां पे अभी युवा यूथ जो झारखंड से पढ़ के आया है, बेरोजगार घूम रहा है। कितने लोगों को जॉब दिया? आप कहते हैं झारखंड में पढ़ने वालों को जॉब देंगे। अरे कब दोगे? कितनी जॉब आप दिए बताएं? वहां पे इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। झोपड़ियां तो झोपड़ियां रही, लेकिन आपको हर गांव में चर्च जरूर मिल जाएगा, वहां नई नई मस्जिदें जरूर मिल जाएंगी। लोगों का विकास नहीं हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन कहाँ से आधा पैसा आ रहा है? गांव गांव में चर्च बन रहे हैं, पक्के बिल्डिंग बन रही है, गांव गांव में आपको वहां पे मस्जिदें मिल जाएंगे। ये इनका जो काम है, अपीजमेंट का काम है, इनका जो काम है, धर्म के हिसाब से क्या बांट रहे हैं सर? जरूरी थोड़ी ना हर जगह राम मंदिर बन जाए, जरूरी नहीं है ना सर हर जगह राम मंदिर ही बनाया जाए। कहीं चर्च बन रहा है, कहीं मस्जिदें बन रही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और विकास को धर्म के आधार पर तो बिल्कुल ही नहीं बांटना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप एक आम की पसंद को बांट देते हैं कि ये तो देखिए बंटवारा कर रहे हैं, तो देश का वर्गीकरण कर रहे हैं। और आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं शर्मा जी? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी सर कि आप मस्जिद और चर्च को बीच में लाएंगे। खैर, अब सुनिए, आपने सवाल किया है उस गांव में जिसमें उस वर्ग का कोई व्यक्ति रहता नहीं, वहाँ मस्जिद का क्या काम, वहाँ पे चर्चों का क्या काम? हर गांव में 10 साल पहले तक वहाँ पे 1% गांव में चर्च होते थे, आज वहाँ पे 50% गांव में चर्च क्यों है? क्यों हो रहा है? किसका नेक्सस है? क्यों वो जो कांग्रेस की सरकार आती है ये फलते फूलते हैं? क्यों कांग्रेस की सरकार में इन पे काम चलता है? क्यों इतनी संख्या में स्कूल नहीं बढ़ रहा है? क्यों इतनी संख्या में कॉलेज नहीं बढ़ रहा है? क्यों वहाँ पे चर्च आ रहे हैं? जब वहाँ पे समाज वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब सीधा मतलब है कन्वर्जन के अड्डे बनाए जा रहे हैं, कन्वर्जन का वहाँ पे ठेका लिया जा रहा है। कन्वर्जन जितना हो रहा है उसके हिसाब से इनको पैसा मिल रहा है, धर्मांतरण हो रहा है तो कार्रवाई करवाइए। आपके पास बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, कार्रवाई करवानी चाहिए आपको। बहरहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस पर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के संदेश के बाद बंगाल में एक तरफ जहां टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे में मौजूदा वाम मोर्चा और कांग्रेस के रिश्ते में दरार पड़ने की आशंका है। बताते चले कि वर्चुअल रैली में ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से कांग्रेस के साथ वृहद गठबंधन का आह्वान किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोविड नियंत्रण में रहता है तो वह कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को सर्दियों में कोलकाता में होने वाली आम सभा में आमंत्रित करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बंगाल कांग्रेस तो कांग्रेस की एक शाखा है, लिहाजा हाईकमान के निर्देश पर ही गठबंधन के मुद्दे पर फैसला संभव है। हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद प्रदीप भट्टाचार्य का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी के साथ वृहद गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल में तृणमूल के साथ गठबंधन में कांग्रेस को क्या फायदा होगा, इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। इस स्थिति में वामपंथियों के साथ गठबंधन का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो पश्चिम बंगाल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया है। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की अटकलें हैं, इस पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं।
जो डेमोक्रेटिक हमारा प्रोसेस है उसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन जो है वो अब ये जो बहुत पुराना हो गया है कि हम एकजुट होकर के और मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, ये तो होता रहता है। और हर एक्सपेरिमेंट जो है वो हर इस तरह का फार्मूला बनने से पहले ही जो है वो फार्मूला धूल धूसरित हो जाता है, वैसे डिमोलिश हो जाता है। Put it this way, ultimately the decision will be taken up by our central party leaders. What I am saying, that is my personal opinion, but our party will take the final decision in regard to the invitation given by Mamata Banerjee. My feeling is this is not a new invitation given by her. As you know, the Mamata Banerjee also called a meeting long back, and all the political leaders came, assembled in Brigade Parade Ground, had a very big meeting. And our party leader, Mallikarjun Kharge, he came and he attended the meeting. This time also she is trying to do that thing. And before that I can cite you the so many examples where Sonia Gandhi has taken a lead. कोई चिंता का विषय नहीं है, वो कांग्रेस डूब रहा है, सारी स्टेट में कांग्रेस 0 हो रहा है, -0 में चल जाएगा अभी। इसलिए वो बंगाल में एक बात है, जो डुबन तो पब्लिक है ना, हाथ के पास में जो मिलता है उसके पकड़ते हैं। इसीलिए ममता सारी देश में तो नकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं, देश के खिलाफ काम करता है। और सीए के बारे में जो विशृंखला किया स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश में, आफ्टर पोल उन्होंने पहले था, अभी जो बंगाल में चल रहा है गणतंत्र नहीं है। इसलिए ममता को सारी इंडिया का, हिंदुस्तान का आदमी जान लिया। इसलिए कांग्रेस से ममता का जोट होने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वो सारी पब्लिक, इसलिए भाजपा का ही अच्छा होगा। जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, देश के लिए खिलाफ पॉलिटिक्स जो करता है, वो 2-1 हो रहा है, इसलिए कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस और टीएमसी में बहुत समानताएं हैं, बहुत सिनर्जी हैं। कांग्रेस ने जहां आज़ादी के बाद देश को कंगाल करने की भरपूर कोशिश की और देश भर में बहुत सारी हिंसाएं फैलाई, लोगों को बांटा और राज किया, वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी आज उन्होंने बंगाल को कंगाल बनाया है। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा आज पश्चिम बंगाल के ऊपर में है और हम सब जानते हैं किस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल में आज हिंसा हो रही है। और मुझे लगता है ये माँ बेटी का दोनों पार्टियां हैं, इनमें बहुत समानताएं हैं, लेकिन मुझे इससे पहले ये लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी को ये क्लियर करना चाहिए कि क्या कांग्रेस, सीपीएम और जो है टीएमसी एक साथ है। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। और सवाल मेरा बस एक ही और सीधा सा सवाल है, जिस तरह की कोशिशें अब की जा रही हैं कि टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महागठबंधन बनाने की तैयारी की जा रही है, सीधे सीधे लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी। कि ममता बनर्जी 2024 का चुनाव देख रही हैं और क्योंकि यहाँ से उनके हौसले और बुलंद हुए होंगे, जो जिस तरीके से प्रचंड बहुमत उनको बंगाल के चुनाव में मिला है, तो यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती है, स्वाभाविक है। और यहाँ पर जरूर है, बड़े वरिष्ठ नेताओं ने एक ये ऐसा समझा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन टक्कर में खड़ा हो सकता है, तो वहां पर यही एक उम्मीद लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी को ऐसी उम्मीद है, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके मनोबल को और 7वें आसमान पर लेके गए होंगे बोलकर कि आप प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से उन्होंने अभी से तैयारी शुरू करी है। और यहाँ पर जो अब जिस तरह से उन्होंने बोला कि अगर कोरोना को लेकर स्थिति संभली रही और तीसरी लहर नहीं आती, तो वहां पर वो
कांग्रेस सोनिया गांधी को बुलाएंगी, आमंत्रित करेंगी बंगाल में। लेकिन यहाँ पर गौरतलब जो बात है जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि देखिए, कांग्रेस इस समय वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस तो हर एक गठबंधन के लिए तैयार है। यहाँ पर आपने देखा कि महाविकास आघाड़ी सरकार का जो गठन हुआ महाराष्ट्र में, वो भी विचारधारा के विपरीत कि इतने वर्षों से आपस में एक दूसरे पे तीखे प्रहार करते रहे। शिवसेना की बात करें और एनसीपी की बात करें, कांग्रेस की, एनसीपी कांग्रेस तो चलिए समझ आता है, लेकिन यहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं आपस में। लेकिन सरकार का गठबंधन हुआ और अभी भी बार बार खबरें आती हैं कि दरारें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, कभी भी ऐसा अटकलें लगाई जाती हैं कि यहाँ पर सरकार कोशिश रहती है, खबरें आती हैं कि यहाँ पर कब तक ये गठबंधन चलेगा। उसके पहले हम थोड़े समय पहले जाएं, 2019 का जो बड़े एक बढ़ चढ़कर जिस तरीके से विपक्ष ने आपस में एक गठबंधन, महागठबंधन का गठन करा, लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी सबके सामने, किसी से छुपा नहीं है कि क्या उसका अंत में हुआ। तो यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल और लोकसभा का मॉडल, इसको मद्देनजर रखने की आवश्यकता है सारे राजनीतिक दलों को। और उसको मैं थोड़ा विस्तार में समझाना चाहूंगा कि जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पूरी अपनी ताकत लगा दी और ममता बनर्जी को टारगेट करते रहे, तो यहाँ पर उसका फायदा ममता बनर्जी को मिला। और वही विपक्ष के सारे नेता, राजनीतिक दल इकट्ठे हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और उसका फायदा नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव में भी मिला और 2019 के भी चुनाव में मिला। तो यहाँ पर यह बात समझनी पड़ेगी कि रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आप एक को टारगेट करेंगे तो जनता जनार्दन है, जनता भली भांति समझती है कौन उनके हितैषी है। और यहाँ पर देखिए, जमीन आसमान का अंतर है कि राज्यों के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में यहाँ पर भले ही ममता बनर्जी ने एक संकेत देने की कोशिश करी है कि यहाँ पर हम लोग कांग्रेस की तरफ, और ये संकेत मिल भी रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि दरारें कुछ पड़ी हैं यहाँ पर कांग्रेस और वाम दलों में। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि यह बोलने में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस भी भली भांति समझती है कि राज्य स्तर पे तो गठबंधन का कोई मायने रखता नहीं है। अगर लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की बातचीत चल रही है, जो अनुमान भी लगाया जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर ये ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो उसमें किसका ज्यादा हित होगा, ये भली भांति कांग्रेस समझती है। इस समय वो संतुष्ट है, अलग बात है कि वो संतुष्ट है कि अलग अलग राज्यों में आप देखें कि, लेकिन कांग्रेस को मैं क्यों बोलता हूं कि कांग्रेस को रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है कि वो अब महज इस बात से खुश हो कि वो भाजपा को कैसे दूर करा जाए, या भाजपा की हार हुई पश्चिम बंगाल में, उससे काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, तो यहाँ पर आत्मंथन करने की आवश्यकता है, संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, और महज बोलने से काम नहीं चलने वाला कि हम लोग युवाओं को तवज्जो देंगे। बंगाल के परिप्रेक्ष्य में भी देखें सर, तो ज्यादा मोलतोल की संभावनाएं है नहीं। यहाँ पर भी कांग्रेस को जो मिल रहा है बस वो लेकर शांत हो जाएगी, क्योंकि बस भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकना है। कांग्रेस की बस यही एक नीति इस समय नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे इस डिबेट का हिस्सा रहे। तो हम आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी और ममता बनर्जी अब एक मुलाकात करने वाली हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक वृद्ध गठबंधन बनाया जा सके, ताकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को सीधी टक्कर दी जा सके। हालांकि ये रणनीति कितनी सफल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।